स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर लिखूंगी और साथ में क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। तो सबसे पहले पेज नंबर 128 पर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी जो बन रही है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहला, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी। फर्स्ट है इसमें जो डीएनए कॉपी बनेगी उससे जो जनरेशन के अंदर करेक्टर्स होंगे वो पास ऑन होंगे। तो हम बताएंगे द करेक्टर्स passes from जनरेशन टू जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स का पास ऑन हो रहा है वो डीएनए कॉपिंग मेथड से ही होगा। सेकंड है, जब डीएनए कॉपिंग होगी तो उससे वेरिएशंस आएंगे, वेरिएशंस और न्यू करेक्टर्स आप कह सकते हो। न्यू करेक्टर्स डेवलप्ड इन प्रोजेनी। नेक्स्ट है थर्ड, अगर डीएनए कॉपी हो रही है तो जो लाइफ होगी वो कंटिन्यू होती रहेगी। मतलब अर्थ पर जो लाइफ की कंटिन्यूटी है वो इसी मेथड से पॉसिबल है। तो द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑकर्स। ठीक है, तो ये जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो सब डीएनए कॉपिंग की है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। अगर वेरिएशंस आ रही हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई मायने नहीं रखते, पूरी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई नया करेक्टर है। अब मान लीजिए वो नया करेक्टर जो है वो कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर आया है। अब कोई डिजीज आई और उन जिन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के पास वो करेक्टर था वो इंडिविजुअल्स खत्म हो गए, बाकी बच गए। तो क्या हुआ, उस इंडिविजुअल के लिए तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई ऐसा करेक्टर आ रहा है जो पूरी स्पीसीज के अंदर आ गया है और वो करेक्टर रेजिस्टेंट या रेजिस्टिविटी शो करता है तो वो पूरी स्पीसीज को बचा लेगा। ठीक है, जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया होंगे, जो एंटीबायोटिक होंगे वो बच जाएंगे और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं होंगे, जिनके अंदर वो पर्टिकुलर जीन नहीं होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो हम बताएंगे द वेरिएशंस of a particular individual may or may not be beneficial because they can harm that individual. But if the species have वेरिएशन या न्यू करेक्टर कह लो आप, अगर किसी स्पीसीज के अंदर वो नया करेक्टर है एंड natural
then the whole species will benefited. ठीक है, अगर वेरिएशन हो रही है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर तो वो बेनिफिशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसके 50-50% चांस है। लेकिन मतलब क्यों है 50% चांस? क्योंकि वो उस इंडिविजुअल को हार्म कर सकती है, नुकसान कर सकती है। लेकिन अगर किसी स्पीसीज के अंदर कोई वेरिएशन हो रहा है तो और उसके साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, मतलब नेचर ने उस पर्टिकुलर स्पीसीज को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, वो जो वेरिएशन आई है वो वेरिएशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जाएगी और उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए वो बेनिफिशियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 133 पर। 133 पर पेज नंबर पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन? तो हम बताएंगे, एक साइड लिखेंगे हम बाइनरी फिजन और एक साइड लिखेंगे मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा, it give rise to two organisms from single parent। एक पेरेंट से दो ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। यहां पर it gives more than two organisms फ्रॉम सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट कह लो आप। ठीक है, बाइनरी फिजन में क्या होगा, ये जब बाइनरी फिजन होगा वो अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं हो पाएगा। मतलब जब बाइनरी फिजन कब होगा, जब फेवरेबल कंडीशन होगी। ठीक है, यहां पर कोई भी सिस्ट वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, प्रोटेक्टिव और सिस्ट वॉल नॉट प्रेजेंट। जबकि यहां पर सिस्ट वॉल और आप प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कह रहे हो वो प्रेजेंट होगी। इसका एग्जांपल बताया था मैंने, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, जो कि एक प्रोटोजोआ होता है, और इसका एग्जांपल बताया था अमीबा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? अगर ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो उसके लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो जो स्पोर होते हैं वो क्या अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो नहीं करेंगे। The spores have protective covering on outer wall of it. They are protected from unfavorable conditions। अनफेवरेबल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, पीएच बढ़ गया है, सैलिनिटी ज्यादा हो गई है, या कोई भी कंडीशन जो अनफेवरेबल है, जो उसकी ग्रोथ नहीं होने देती, तो उस टाइम जो स्पोर्स होंगे वो अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देंगे। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस and in favorable condition it starts grow।
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैव organ, tissue and organ system. ठीक है, उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है. दे हैव हाई लेवल ऑफ organization. So the cut body part cannot make their whole body or organ systems. ठीक है, वहां पर हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है. मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक डॉग का. तो जो डॉग होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. तो अगर डॉग की टेल अगर कट हो जाए तो उस टेल से नया डॉग कभी नहीं बन सकता. क्यों? क्योंकि जो टेल होती है उसके अंदर जो सेल्स हैं वो डॉग की हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी, ब्रेन, ये सब फॉर्मेशन नहीं कर सकता है. इसलिए वहां पर जो रीजनरेशन होगी वो बिल्कुल नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट है वाइज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स. वेजिटेटिव प्रोपागेशन उन प्लांट्स के अंदर होगा जहां पर सीड्स या तो बनेंगे ही नहीं या फिर जो सीड्स होंगे वो नॉन वायबल होंगे. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये है हमारा 4th. तो हम बताएंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन occurs in those plants which do not produce seeds or produce non-viable seeds. मतलब या तो सीड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं या फिर अगर सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो नॉन वायबल है, वो वायबल नहीं है, सरवाइव नहीं कर सकते या जर्मिनेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो डीएनए कॉपिंग हेल्प इन पासिंग ऑफ ट्रेड्स या करेक्टर भी कह सकते हो आप फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. दिस प्रोसेस गिव राइज टू वेरिएशंस इन न्यू ऑर्गेनिजम्स. जो नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनके अंदर जो वेरिएशंस होंगी वो भी किसके थ्रू होगी, डीएनए कॉपिंग मेथड से. ठीक है, हो गया ये यहां तक. इसके बाद मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज एंड दिस इज द पेज नंबर 140. पेज नंबर 140 पर है फर्स्ट क्वेश्चन. हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? तो हम बताएंगे पॉलिनेशन जो होगा
पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ pollen grains from anther to stigma. एंथर मेल पार्ट है फ्लावर का और स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। जबकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इसमें सिर्फ पहुंच रहा है मेल गैमेट फीमेल तक, बल्कि फीमेल तक भी नहीं पहुंच रहा, स्टिग्मा तक ही पहुंच रहा है और यहाँ पर वो दोनों फ्यूज हो चुके हैं। ठीक है, पॉलिनेशन जब हो रहा है तो उस पॉलिनेशन में कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स रोल प्ले करेंगे। इट occurs through pollinators. Pollinators कुछ भी हो सकते हैं, wind, water, animals, birds, कुछ भी। और it occurs naturally और artificially। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, पॉलिनेशन के बाद पोलर ट्यूब बनती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल का देख लेते हैं हम। Seminal vesicle, it produces fructose। फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वैसे तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हम अपने फूड में लेते हैं, लेकिन ह्यूमन मेल्स के अंदर एकमात्र ऐसी ग्लैंड होती है जो फ्रक्टोज को सिंथेसाइज करती है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड some enzymes that help in nourishment of sperms। जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है it produces prostaglandins and some proteins। ये क्या करेगी? जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होंगे ये और जो प्रोटीन्स होंगे वो जो स्पर्म होंगे उनकी मूवमेंट में हेल्प करेगी, और दूसरा जो यूरेथ्रा होता है उसकी जो एसिडिक कंडीशन होती है उससे प्रोटेक्ट करेगी। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सम प्रोटीन्स दैट help in movement and protect from acidic environment of urethra, या आप कह सकते हो यूट्रस। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के टाइम जो गर्ल्स होंगी उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, following changes can seen। फर्स्ट है, क्या होगा? जो हेयर ग्रोथ होगी वो बढ़ जाएगी।
हेयर ग्रोथ हो जाएगी। सेकेंड होगा जो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड यूरेथ्रा एनलार्जेस। थर्ड है ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट्स। फोर्थ होगा जो प्यूबिक रीजन होगा वो ब्रॉड हो जाएगा, ब्रोडन। ठीक है, मेनली जो होंगे ये चेंजेस होंगे। इसके अलावा फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, प्यूबिक रीजन ब्रॉडन हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और यूरेथ्रा का साइज एनलार्ज हो जाएगा और हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। तो मदर की बॉडी के अंदर जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा है उस टाइम एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनेगा और उस टिश्यू का नाम होता है प्लेसेंटा। ठीक है, एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, दिस प्लेसेंटा contains villi that increases the surface area। ठीक है, विलाई हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। सरफेस एरिया, द एम्ब्रियो gets oxygen, glucose, water from mother's body and give carbon dioxide and urea to mother for excretion। ठीक है, जो एम्ब्रियो होगा वो ऑक्सीजन, ग्लूकोज और वाटर लेगा मदर से और मदर को क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और यूरिया देगा ताकि बॉडी से बाहर उसको रिलीज आउट किया जा सके। ठीक है, ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो जो कॉपर टी होती है वो एसटीडीज मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ जो स्पर्म्स होते हैं उनको किल करने का काम करेगी। ठीक है, तो हम बताएंगे कॉपर टी क्या था, कॉपर टी ओनली सप्रेस the motility of sperms, it is used as a contraceptive, it never ये हमें कभी भी प्रोटेक्ट नहीं करेगी, इट नेवर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
ठीक है, तो ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है चैप्टर में, तो वो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।